नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग मौर्य काल के 5वें पार्ट के बारे में देखेंगे। और यह पीडीएफ दोस्तों आज की डेट में हम आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मौर्य कौन थे? तो देखिए मौर्य के बारे में बहुत सारे विवाद भी हैं और ये एक विवाद का विषय भी रहा है कि मौर्य कौन थे। लेकिन मौर्यों के संबंध में प्रायः 3 मत जो हैं प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम मत जो है स्पूनर महोदय क्या है, जिन्होंने कहा है कि मौर्यों को पारसीक घोषित किया गया है। ठीक है, पारसीक कहा कि ये लोग पारसीक थे। द्वितीय मत जो है ब्राह्मण साहित्य के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें मौर्यों को शूद्र कहा गया है। ध्यान रखिएगा, मौर्यों को शूद्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस में भी मौर्यों को जैसे जो वृषल है, वृषल कहकर पुकारा गया है, जिसका तात्पर्य होता है निम्न कुल का। तो मौर्यों के बारे में संबंधित जानकारी जो है 3 मतों के आधार पर हमें प्राप्त होती है। एक स्पूनर महोदय का, जिन्होंने पारसीक घोषित किया। दूसरा जो है ब्राह्मण साहित्य के आधार पर मौर्यों को शूद्र माना गया। और तीसरा जो मत है वो बौद्ध और जैन साहित्यों की है, जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय कहकर पुकारा गया है। चौथा मत कौन सा है? चौथा मत यूनानी लेखों का है, जैसे प्लूटार्क है, जस्टिन है और कार्टियस है, डियोडोस है, इनके द्वारा भी लिया जाता है। और मौर्यों को जो है उनका कुल जो है कुलीन माना जाता है। इस प्रकार मौर्यों के वर्ण तथा जाति के संबंध में काफ़ी विवाद भी चला है। इन विवादों के बावजूद भी यह बात अवश्य आती है कि किसी उच्च कुल का नहीं थे, मतलब यानी शूद्र ही थे। अब देखिए मौर्य शासकों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य वंश का पहला शासक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने ग्रीक लेखों ने कई नामों से पुकारा है, कि जैसे स्ट्रैबो एरियन जस्टिस ने इसे क्या पुकारा है? सेंड्रोकोटस कहा है। फिलार्कस ने क्या कहा है? फिलार्कस ने भी सेंड्रोकोटस कहा है। और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग नाम हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका काल जो माना जाता है 322 से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन नामों का जो समीकरण है चंद्रगुप्त मौर्य से पहली बार 1793 में विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। तो ये कुछ बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित। उसके बाद चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त का आरंभिक जीवन जो है अंधकारपूर्ण था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनके पिता पिपलवन के मौर्य नगर के प्रमुख थे और जो कि सीमांत युद्ध में मारे गए थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर जिस प्रकार नंद वंश का विनाश किया और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, मतलब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश का विनाश करते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो विशाखा दत्त के कृत मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। इसलिए इसे संस्कृत भाषा से लिया जाने वाला प्रथम जासूसी ग्रंथ भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या है कि जैसे चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि मगध पर अपना अधिकार जमाने के पूर्व सर्वप्रथम पंजाब पर आक्रमण करता है। पहले उत्तर भारत में करता है, फिर वहाँ की जनता को सिकंदर के यूनानी शासन से मुक्ति प्रदान की और इसीलिए उसे मुक्तिदाता भी कहा। ठीक है, तो ये कुछ बातें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की इस सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की इस सेना को किसने कहा था? डाकुओं का गिरोह जस्टिन ने कहा था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है 305 ईस्वी में। इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का युद्ध जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के साथ में होता है। इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। केवल एपियानस ने लिखा है कि दोनों में युद्ध हुआ और अंत में संधि हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ और संधि हो गई, बस इतना ही मिलता है और युद्ध के प्रमाण कुछ भी नहीं मिलते हैं। अब इस संधि का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है एपियानस था और इसे एपियानस की संधि भी कहा जाता है, इसीलिए इसके नाम पर ही संधि
बता दी जाती है। सेल्यूकस ने एरियाना प्रदेश का विस्तृत भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जिसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी चीज़ें आती थी कि जैसे एरियाना, हिरात, अराकोशिया, कंधार और जेड्रोशिया, मकरान समुद्र तट और पैरो पैमिशदाई, ये काबुल को कहा जाता था। तो ये अलग अलग नाम हैं। इन क्षेत्रों को सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ठीक है। अब इन क्षेत्रों को दिए जाने के बाद हिंदुकुश पर्वत माला सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की सीमा रेखा बन गई थी। जो ऊपर उत्तरी क्षेत्र में जो हिंदुकुश पर्वतमाला है, तो वह सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच की सीमा रेखा बन गई। सेल्यूकस इस बात से सहमत हो गया कि पूर्व की ओर कोई आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, कि सेल्यूकस भाई इधर अफगानिस्तान के भाई इधर हम पूर्व में नहीं जाएंगे, तो ये वो बात कह दी। और पूर्व में ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो कि इससे पहले अराकोशिया के शासक सिबर्टियस के दरबार में सेल्यूकस का दूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक है, तो जो आपका मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दी, जो कि संभवतः भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ में होता है, और इसी को कहा भी जाता है कि ये पहला भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए, 500 हाथी दी। इन हाथियों का प्रयोग सेल्यूकस ने अपनी प्रतिद्वंदी एंटियोगोनस गोनाटस के विरुद्ध किया, जो कि मैसिडोनिया का शासक था, और आइपर्पस के मैदान में एंटियोगोनस को परास्त किया। तो ये कुछ बातें हैं सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। प्लूटार्क के शब्दों में अगर हम लोग देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ऐसा कहा जाता है प्लूटार्क के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है प्लूटार्क। महावंश के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का शासक बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म के दिगंबर शाखा का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन भी किया था, जिसमें धर्म 2 शाखाओं में बंटता है, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो जाता है। वह विद्वानों का आदर करता था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता था? विद्वानों का आदर करता था, साधु सन्यासियों में संपर्क रखता था, और मेगास्थनीज के अनुसार वह जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से संपर्क रखता था और वर्ष में एक बार सभा का आयोजन भी करता था। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं। चंद्रगुप्त के द्वारा पाटलिपुत्र में बनवाया गया लकड़ी का राज प्रसाद कलात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। प्रसिद्ध यूनानी लेखक थे एक एरियन, तो इन्होंने इस राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए उसे सूसा व एक बतना ईरान से भी श्रेष्ठ बताया था। चीनी यात्री फायान ने भी राजप्रसाद की भूरी भूरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी और कहा कि उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि देवदूतों द्वारा निर्मित किया है, मतलब भगवान के द्वारा बनवाया गया, देवदूतों के द्वारा, जो देवों के दूत हैं उनके द्वारा यह बनवाया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक का कार्य महिलाएं करती थीं। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक का कार्य कौन करती थी? महिलाएं करती थीं, और जिसमें अधिकांश ईरानी महिलाएं थीं। जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में चंद्रगिरी नामक एक पर्वत पर चंद्रगुप्त ने संलेखना पद्धति, जो कि आपकी जैन धर्म में प्रचलित है संलेखना पद्धति, तो संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। वह इस जगह का दौरा जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर चुका था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के से संबंधित चीज़ें हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक जो आता है बिंदुसार, 298 से 272 ईसा पूर्व तक ये शासक रहता है और शासन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो रहता है बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार को यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने
ऑल्टियो ऑल्ट्रियो टोडस कहकर पुकारा, जिसका समीकरण फ्लीट ने संस्कृत भाषा के शब्द अमित्रघात से स्थापित किया, जिसका तात्पर्य होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम और सोटर ने डाइमेकस नामक एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो कि मेगास्थनीज के बाद भारत आने वाला प्रथम दूत था। इसके बाद क्या घटनाएं चलती हैं कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने दरबार में डायनोशियस नामक दूत भेजा, और इस प्रकार मेगास्थनीज, डाइमेकस और तत्पश्चात डायनोशियस क्रमशः दूत के रूप में भारत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी: सूखी अंजीर, शराब और एक दार्शनिक। इनमें से दार्शनिक को छोड़कर शेष 2 चीज़ें उसे प्राप्त हो गई थी। प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और जिसका दमन करने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम अपने पुत्र जो था सुमन या सुसीम को भेजा, और उसके असफल रहने पर अपने पुत्र अशोक को वहां भेज दिया। अशोक ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया, और वहां के विद्रोहियों को यह कहना था कि ना हम कुमार के विरुद्ध हैं और ना ही राजा बिंदुसार के विरुद्ध। तो ये दोनों बातें कही जाती हैं। हम यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सताए जाने का विरोध करते हैं। तो ये कुछ बातें वहाँ के लोगों के द्वारा कही जाती हैं। और इसके बाद अशोक नेपाल और खस का विजय करने के लिए चला गया था, और बिंदुसार का प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए चाणक्य भी बना था। इसके बाद खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री बनता है, और बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी माना जाता है। पिंगल वत्सजीव इसके मुख्य परामर्शदाता थे। तो ये आपके 2 शासकों के बारे में आज हम लोगों ने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद बिंदुसार, उसका पुत्र बिंदुसार। तो इन सारी चीज़ों के अगर आपसे 50 शब्दों में 125 शब्दों में अगर आप पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, और इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को आज की डेट में जो BO मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।